होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों के बीच हम लोग अपनी पढ़ाई की भी कुछ बातें करते हैं। आज हम लोग मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे यवनों को। मौर्योत्तर काल पार्ट 2 में यवन। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होना, धैर्य बनाए रखिए। यद्यपि मैं बहुत लंबे वीडियो का पक्षधर नहीं हूँ, उतना लंबा नहीं होगा जैसे बाकी यूट्यूबर्स बनाते हैं, उससे तो बहुत छोटा ही रहेगा। लेकिन जो 10-12 मिनट के 15 मिनट के हमारे वीडियो से उससे थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो जाए, लेकिन कंटेंट बहुत जानदार है। एक्चुअली पिछले वीडियोज में भी हमने आपको एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी ये की कि उधर यूनान में सिकंदर है और इधर चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर का सेनापति जो है सेल्यूकस निकेटर, और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में वैवाहिक संबंध हो जाते हैं और दोनों ही महान साम्राज्यों में लगभग 3 पीढ़ियों तक बड़ी शांति रही। इधर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बाद के भी कुछ शासकों में, उधर सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस द्वितीय, सेल्यूकस तृतीय तक। फिर ये यवनों का उत्थान कैसे हुआ, मेनांडर कौन है, डेमेट्रियस वंश कौन है, यूक्रेटाइडिस वंश कौन है, यूथिडेमस कौन है, ये थोड़े से नाम टिपिकल है, लेकिन बड़े ये कहानी के रूप में। ये मत समझिए कि इतिहास है, पढ़ा जाएगा, कुछ सवाल आएगा। एक कहानी है, एक भारतीय भू क्षेत्र है इधर से, और एक दूर क्षेत्र अफगानिस्तान, ईरान, टर्की और ये सीरिया, उधर पूरे तक। तो जो सिकंदर का राज्य था वो है मैसिडोनिया, सीरिया, पर्थिया, बैक्टीरिया। एक दो और रहे होंगे, ये सिकंदर के साम्राज्य के हिस्से हैं। ठीक, थोड़ा कहानी समझना है इसको भी। एक बार समझ ना आए तो कम से कम 2 या 3 बार जरूर देख लेना। लेकिन चैलेंज है, किसी भी एंशिएंट हिस्ट्री की किताब पढ़ के आप इतनी क्लियरिटी ला सके। चाहे झांसी माली पढ़ लो, चाहे रोमिला थापर पढ़ लो, चाहे रामशरण शर्मा पढ़ लो, एनसीईआरटी या उनकी प्राचीन भारत की 4 किताबें हैं। एक किताब से ये ला पाना असंभव जैसा मानिए आप। थोड़ा सा कहानी सुनते हैं। ये सिकंदर महान का ये साम्राज्य है। ठीक, सिकंदर के बाद उनका उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के फादर इन लॉ है। ये हम लोग जान चुके हैं अब तक। इनके बाद इनका जो उत्तराधिकारी सेल्यूकस द्वितीय होते हैं, उसके बाद सेल्यूकस तृतीय होते हैं। सेल्यूकस तृतीय को ही एंटियोकस कहा गया है। सेल्यूकस तृतीय को ही एंटियोकस कहा गया है। इधर क्या होता है, सेल्यूकस तृतीय के समय, यहां तक सब ठीक है, लेकिन सेल्यूकस तृतीय के ही समय में इनके जो ये राज्य थे, इन्हीं में से एक राज्य बैक्टीरिया, जिसको आप लोग अफगानिस्तान, ईरान वाला इलाका मान सकते हैं। यहां पे इन्हीं के सामंत हैं डियोडोटस। किनके? सेल्यूकस तृतीय के सामंत हैं डियोडोटस। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बोला अब हम उस सेल्यूकस सिकंदर वाली परंपरा से अलग राजा हैं और हम स्वतंत्र घोषित कर दिया। बिल्कुल वैसी ही कहानी है जैसे इधर हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य में, जो मौर्योत्तर काल के शासक कमजोर साबित हुए तो शुंग, कर्ण और सातवाहन डेवलप हुए। ऐसे ही यहाँ पे यवन, शक, पहलव, कुषाण, ये सब डेवलप होंगे। जब डियोडोटस ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, कोई बात नहीं, इन्होंने अभी कहते हैं सेल्यूकस तृतीय ने तुरंत हमला नहीं बोला, इग्नोर किया। चलिए कोई बात नहीं, इग्नोर क्या किया, थोड़ा सा इधर कमजोर हो रहा है, ये थोड़ा सा ताकतवर है, इग्नोर किया। फिर डियोडोटस का पुत्र हुआ डियोडोटस द्वितीय। डियोडोटस द्वितीय डियोडोटस द्वितीय, थोड़ा बिल्कुल कहानी के रूप में ही समझिए इसको। और कहानी ये है कि डियोडोटस का सेनापति है यूथिडेमस।
जितना भी आप गाइड किताब पढ़ते हैं, इन कठिन कठिन नामों की वजह से ही भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन बड़े सिंपल से हैं। इधर कुछ है नहीं, सेल्यूकस फर्स्ट सेकंड थर्ड है। इधर इन्हीं का, सेल्यूकस का गवर्नर है डियोडोटस, का पुत्र डियोडोटस द्वितीय, और डियोडोटस द्वितीय का सेनापति यूथिडेमस। बस थोड़ा सा नाम चिपके लो, कहानी बहुत सरल है। यूथिडेमस, यूथिडेमस ने डियोडोटस की हत्या कर दी। डियोडोटस अपने ही राजा की हत्या कर दी और खुद नवाब बन गया यूथिडेमस। ठीक, यूथिडेमस ने डियोडोटस की हत्या कर दी और खुद यहाँ पे नवाब बन जाता है। अब देखना, सेल्यूकस का गवर्नर है डियोडोटस, इसने विद्रोह किया। जब उसके बेटे की हत्या हुई तो ये खुश हुआ, ये केंद्रीय सत्ता है ऐसे मान लीजिए। सेल्यूकस बड़ा प्रसन्न हुआ, चलिए डियोडोटस को फिनिश कर दिया। फिर उसने यूथिडेमस को बुलावा भेजा है, यूथिडेमस को बुलावा भेजा, आओ कुछ बातचीत करते हैं। अच्छा किया, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली कहावत पे यूथिडेमस को बुलाया सेल्यूकस ने कि आइए कुछ राजकाज की बातें की जाए, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। बुलाने का आशय यही था, थोड़ा सा पीठ थपथपाने वाली बात, कुछ करेंगे तारीफ। यूथिडेमस ने क्या किया, अपने पुत्र डेमेट्रियस को भेजा, क्योंकि डेमेट्रियस वाक्पटु था और योग्य था तर्क वितर्क करने में। तो यूथिडेमस ने अपने बेटे को भेज दिया सेल्यूकस तृतीय के दरबार में, पुत्र को। कहते हैं डेमेट्रियस की सुंदरता और उसके वाक्य कौशल, बुद्धिमत्ता से सेल्यूकस तृतीय इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया इसके साथ। बड़ा गौर से सुनना कहानी। सेल्यूकस तृतीय ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। सेल्यूकस तृतीय ने डेमेट्रियस को अपना दामाद बनाया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और बैक्ट्रिया को स्वतंत्र मान्यता दे दी। भाई अब बेटी का विवाह कर दिया तो बैक्ट्रिया को आप स्वतंत्र राजा हो, सारी पदवी टाइटल्स लगा सकते हो, स्वतंत्र राजा की तरह व्यवहार बिहेव करेंगे। ठीक, कोई बात नहीं, यहां तक कोई बात नहीं है। लेकिन सेल्यूकस की इधर क्या हुआ, सेल्यूकस तृतीय की डेथ होती है तो सेल्यूकस चतुर्थ राजा बनता है। सेल्यूकस तृतीय के बाद सेल्यूकस चतुर्थ राजा बनता है। अब सेल्यूकस चतुर्थ और डेमेट्रियस साले बहनोई है। सेल्यूकस चतुर्थ ने यह कहा कि नहीं, मानता कुछ नहीं, वो तो पिताजी ने दे दिया था तुम्हें, बहुत दिन तुमने जो है वो भोग कर लिया, वो बैक्टीरिया मुझे मेरा वापस लाओ। और एक बार कुर्सी मिलने के बाद कौन देता है भाई। तो डेमेट्रियस के पास दो बातें थी। डेमेट्रियस या तो लड़े, तीन ऑप्शन है यहाँ पे, या तो उसको स्वीकार कर ले, भैया लो वापस लो, जो तुम कहोगे हम बने रहेंगे तुम्हारे अधीन, या भारत की ओर कूच करे। तो कहते हैं डेमेट्रियस ने तीसरा ऑप्शन चूज किया, भारत की ओर बढ़ने। और भारत की ओर बढ़ने का डिसीजन लेने में उसकी बहुत मदद की मेनांडर ने। मेनांडर डेमेट्रियस का सेनापति है। देखिए सारे नाम क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे। डियोडोटस कौन है, यूथिडेमस कौन है, आप 6 किताबें पढ़ जाइए, यही स्पष्ट नहीं होता ये नाम कौन कहां से आया और कौन कहां गया। कौन कहां से आया, कौन कहां से आया। तो मेनांडर सेनापति है, तो भारत की ओर भैया कूच किया इसने, भारत की ओर आया। ये तक्षशिला पर इसने अधिकार कर लिया। किसने, डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस ने मेनांडर की हेल्प से तक्षशिला पर अधिकार कर लिया और साकल नगर, जिसे सियालकोट कहते हैं पाकिस्तान में, उसकी स्थापना की और उसे कैपिटल भी बनाया। साकल या सियालकोट की स्थापना की और कैपिटल बनाया। उधर सेल्यूकस चतुर्थ अभी भी चैन से नहीं है। उसने अपने सेनापति यूक्रेटाइडीज, ये सेनापति किसका है, सेल्यूकस चतुर्थ का, आदेश दिया कि इसका पीछा करो। जब यूक्रेटाइडीज तक्षशिला आता है तो डेमेट्रियस मथुरा भाग जाता है। मथुरा भाग गया भैया डेमेट्रियस। कहते तक्षशिला पे लूटपाट करके और वो
फिर वहां से वापस चला गया। ठीक, इतनी कहानी पहले समझिए। सामंता किताब में क्या शुरुआत होती है यवनों की? यवनों के दो वंश थे, एक डेमेट्रियस और एक यूथिडेमस। डेमेट्रियस वंश में ही मेनांडर हुआ, बस इतनी कहानी होती, लेकिन ऐसे नहीं है। मेनांडर कौन है? डेमेट्रियस का सेनापति। डेमेट्रियस कौन है? डेमेट्रियस है यूथिडेमस का पुत्र। यूथिडेमस कौन है? यूथिडेमस डियोडोटस का सेनापति है। ठीक, मथुरा भाग जाता है और कहते हैं कि डेमेट्रियस की जब मृत्यु हुई तो मेनांडर राजा बनता है। मेनांडर की भी 40 वर्ष की आयु में डेथ हो जाती है और फिर इसका अल्पायु पुत्र स्ट्रेटो, पूछा जाता है मेनांडर का पुत्र कौन है? स्ट्रेटो अल्पायु है और इसकी पत्नी है एग्थोल्किया। ये पत्नी है मेनांडर की। इतने पूछ लिया जाता है। मेनांडर की पत्नी थी एग्थोल्किया, शासक करती है और धीरे धीरे चूंकि बहुत कमजोर हो जाती है, यहीं पे वे यवनों का लगभग अंत हो जाता है और इस पे शक कब्जा कर लेते हैं। शकों ने, इसके बाद शकों ने बैक्टीरिया पर कब्जा कर लिया पूरे इलाके पे। हाँ, एक पॉइंट जो नोट करिए, भारत की पहली महिला शासिका एग्थोल्किया है। एग्थोल्किया कौन है? स्ट्रेटो की मां और मेनांडर की पत्नी। ये कौन मेनांडर? वही मिलिंद पन्हों वाले मेनांडर हैं। एक टर्म मिलेगा बीच में जो हम लोग पढ़ते हैं, मिलिंद पन्हों, थोड़ा सा नोट कर लें। ये जो मिलिंद है यही मेनांडर है। मिलिंद पन्हों, नागसेन और मिलिंद, इसमें क्या है? मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के उत्तर। ये जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें नागसेन बौद्ध भिक्षु और मेनांडर के बीच का जो संवाद है उसका वर्णन है मिलिंद पन्हों। मिलिंद मतलब मेनांडर, पन्हों मतलब प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के उत्तर। ठीक, तो मिलिंद पन्हों वाले यही मेनांडर साहब है। तो ये कहानी कुछ समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। यवनों की कहानी कहाँ से शुरू हुई? सिकंदर का महान साम्राज्य में एक राज्य बैक्टीरिया है। 2-3 पीढ़ियों तक तो सब कुछ ठीक रहा। सेल्यूकस निकेटस, सेल्यूकस द्वितीय, सेल्यूकस तृतीय के समय में बैक्टीरिया के शासक डियोडोटस ने विद्रोह कर दिया और अपने को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। डियोडोटस के बाद उसका बेटा डियोडोटस द्वितीय शासक बनता है बैक्टीरिया का, और उसी समय डियोडोटस के सेनापति यूथिडेमस ने डियोडोटस द्वितीय की हत्या कर दी। हत्या करने पर सेल्यूकस तृतीय ने उसे बुलाया अपने यहाँ। यूथिडेमस स्वयं न जाकर अपने पुत्र डेमेट्रियस को भेज देता है। डेमेट्रियस की सुंदरता और बौद्धिक क्षमता से सेल्यूकस तृतीय इतना प्रभावित होता है, अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और बैक्टीरिया को स्वतंत्र मान्यता दे देता है। परंतु सेल्यूकस तृतीय का बेटा सेल्यूकस चतुर्थ इस मान्यता को रद्द कर देता है और कह देता है बैक्टीरिया मुझे वापस चाहिए और मैं या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो। डेमेट्रियस ना अधीनता स्वीकार करता है ना लड़ाई लड़ता है, वहां से भारत की ओर कूच कर देता है। भारत की ओर बढ़ने में उसके सेनापति प्रतापी मेनांडर ने उसकी इतनी मदद की, होते योग्य सेनापति था। तक्षशिला पर कब्जा कर लिया, साकल नगर की स्थापना की, सियालकोट की, उसे अपनी राजधानी बनाया। जब सेल्यूकस चतुर्थ के सेनापति यूक्रेटाइडिस ने फिर इसका पीछा किया तक्षशिला तक, तो यह मथुरा भाग आता है और यहीं पे डेमेट्रियस की डेथ हो जाती है। उसके बाद मेनांडर संभालता है सत्ता। मेनांडर की भी एक स्वाभाविक नैसर्गिक मृत्यु होती है 40 वर्ष की उम्र में, और उसके बाद उसका अल्पायु पुत्र स्ट्रेटो पत्नी एग्थोल्किया द्वारा संरक्षित है, शासन करता है। धीरे धीरे ये कमजोर हो जाते हैं और शकों द्वारा इनका अंत हो जाता है। यवनों की कहानी यहीं तक, आगे हम लोग देखते हैं शक। थैंक यू वेरी मच।